बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और बड़ा खेला बिहार में हो चुका है। नीतीश और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने कमाल कर दिया और वहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की लुटिया डूब गई। बताया जा रहा है कि इस लुटिया को डुबाने में कांग्रेस का अहम हाथ है। कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती किसी भी तरीके से आरजेडी या रीजनल पार्टियां आगे बढ़ें। मैं आपको नतीजे दिखा रहा हूं, जरा देखिए। बीजेपी 91 सीटों पर आगे चल रही है। कुछ सीटों पर भाजपा जीत भी चुकी है। 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, लेकिन क्या हुआ? 91 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 83 पर जेडीयू, 27 पर आरजेडी, एलजेपी रामविलास पासवान वाली पार्टी 19 पर और कांग्रेस 5 पर, एआईएम 5 पर। मतलब मामला टाई का हो गया है। एमआईएम और कांग्रेस पार्टी में हम 5, अदर्स 8। बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर, रामगढ़ वाली सीट पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। और अब मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से नेता हैं जो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, वे लोग आगे चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा तेजस्वी प्रसाद यादव को। तेजस्वी प्रसाद यादव 13,367 मतों से आगे चल रहे हैं। शाम 5 बजे के आंकड़े हैं। इसके अलावा मैं अब आपको दिखा रहा हूं अलीनगर से मैथिली ठाकुर जो हैं 8,601 मतों से ये आगे चल रही हैं। और बात कर लेते हैं रामगढ़ विधानसभा सीट की। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जो हैं सतीश कुमार सिंह यादव 1754 मतों से ये आगे चल रहे हैं। और अब जो है जेडीयू के उम्मीदवार ललित नारायण मंडल ये जो है 31,136 मतों से आगे चल रहे हैं। इनकी जीत निश्चित मानी जा रही है। संजय कुमार सिंह एलजेपी के हैं 32,789 मतों से आगे चल रहे हैं। अब आप देखिए दोस्तों किस प्रकार से जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वे लोग ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं या तो हार रहे हैं या फिर हार और जीत का जो मार्जिन है, जितने मतों से आगे चल रहे हैं वो बहुत कम है। आपको समझना पड़ेगा। अनंत कुमार सिंह जेडीयू के प्रत्याशी 28,206 मतों से जीत गए हैं। बिहार में बहुत बड़ा खेला हो चुका है। लालू ज्यादा सक्रिय नहीं थे, तेजस्वी यादव सक्रिय थे, लेकिन इतना जरूर है तेजस्वी यादव को हराने के लिए, इंडिया गठबंधन को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री थे सभी लोग बिहार में डेरा डाल दिए थे। चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे एमपी के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, सभी लोगों ने डेरा डाल दिया था। मनेर की बात कर लेते हैं। मनेर में भाई वीरेंद्र जो हैं 20,034 मतों से ये आगे चल रहे हैं। और वहीं रेणु देवी हैं बीजेपी के प्रत्याशी, इनकी सीट है बेतिया, ये 22,363 मतों से ये आगे चल रही हैं। ये है बिहार चुनाव के नतीजे, रुझान। और आप समझिए अब बिहार को कौन बचाएगा, इस देश को कौन बचा पाएगा? एक बात तो अब एकदम शीशे की तरह साफ है कि अगर भाजपा को रोकना है, एनडीए गठबंधन को पटकनी देनी है, तो इन लोगों को, इंडिया गठबंधन वालों को अब मायावती के पास जाना पड़ेगा, ओवैसी के पास जाना पड़ेगा। जो मेरे पास खबर है दोस्तों कि तेजस्वी यादव जो हैं उनके आसपास स्लीपर सेल के लोग बहुत हैं। मतलब वे लोग तनख्वाह लेते हैं आरजेडी से, वे लोग तनख्वाह लेते हैं कांग्रेस पार्टी से, वे लोग काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये सभी पार्टियां नाकाम हो रही हैं। ये जो पार्टियां हैं ये पहचान नहीं पा रही हैं आस्तीन का सांप कौन है। आस्तीन के सांप की वजह से इन लोगों को करारी हार का सामना बिहार के विधानसभा चुनाव में करना पड़ा है। बड़ा खेल हुआ है। और अब तेजस्वी यादव को, इसके अलावा जो है राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, इन लोगों को मायावती से मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि
अगर मायावती और ओवैसी इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगे तो कोरे कागज पर ये लिखकर दिया जा सकता है कि कभी भी ये लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नहीं हरा पाएंगे। पहले क्या कहा गया? कहा गया कि MIM जो है वो भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, बीजेपी की भी टीम है, लेकिन मामला यहां पर टाई हो गया। MIM और कांग्रेस पार्टी दोनों 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये साफ है कि जो गलत प्रचार किया गया और जो स्लीपर सेल के लोग हैं तेजस्वी यादव के पास, उन लोगों ने कहा एक काम करो तेजस्वी यादव, आप बोल दो कि ओवैसी साहब जो हैं वो चरमपंथी हैं। और ओवैसी ने कहा कि मुझे चरमपंथी, मुझे आतंकवादी बोला गया। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि जो मुसलमान हैं, मुसलमान अब मुसलमानों के शरीर से, मुसलमान प्रत्याशियों के शरीर से बदबू आ रही है और उस बदबू को तेजस्वी यादव नहीं झेल पा रहे हैं। बिहार के मुसलमानों ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, हमारे नेता को अगर ऐसा बोला गया तो हम लोग उसका बदला लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, और उन लोगों ने ले लिया बदला। देख लिया क्या हुआ। पहले क्या होता था कि माना जाता था कि बड़ी संख्या में अगर लोग घर से बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं, वे सरकार बदलने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बिहार में जो कुछ हुआ है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने काम कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में चाहे अपने दम पर जो बीजेपी की यूएसपी है, अपने यूएसपी के दम पर भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बना सकती है। 51 सीट और सबको जोड़ लिया जाए, हमको जोड़ लिया जाए, मतलब नीतीश कुमार को अगर हटा दिया जाए, अगर नीतीश कुमार चले भी जाएं तो भी भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगियों के साथ, जैसे चिराग पासवान कहते हैं कि वे हनुमान हैं नरेंद्र मोदी के लिए, जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं एनडीए के साथ रहूंगा मरते दम तक। इसका मतलब ये साफ है कि बिहार में जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो बन ही गई है और बहुत कुछ कर भी सकती है अपने दम पर। भारतीय जनता पार्टी ने हर तरीके से जनता को रिझाने का काम किया, वो चाहे 10,000 रुपया देना हो, मतलब सब कुछ लगा दिया, साम दाम दंड भेद। और ये लोग जो आरजेडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, इन लोगों में एक घमंड था, एक अहंकार था, चुनाव तो हम ही जीतेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और मिला क्या? आपको मैं बता रहा हूं, तेजस्वी यादव के सबसे बड़े दुश्मन कहा जाए, क्या कहा जाए, कुछ पत्रकार हैं जो नहीं चाहते कि ये लोग सत्ता में आए, अपोजिशन सत्ता में आए, कांग्रेस पार्टी या फिर आरजेडी। नंबर 1 बता रहा हूं मैं आपको, प्रज्ञा मिश्रा। प्रज्ञा मिश्रा क्या करती हैं? ये मैडम वहीं पर पहुंचती हैं जहां पर एकदम पकी पकाई खिचड़ी मिलती है। इसका मतलब यह है कि वहां पर जाकर के सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाया जाता है। देखो भैया, आपकी पार्टी जीत रही, आपकी पार्टी जीत रही, कितना फंड मिलता है नहीं मिलता मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अब बात कर लेते अजीत अंजुम की। अजीत अंजुम हरियाणा में गए बेचारे, वहां पर जाकर के बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि देखो ये पार्टी आ रही है, आरजेडी आ रही, सरकार बन रही है। और अजीत अंजुम इतना बड़ा जातिवादी आदमी, अगर कोई बसपा का प्रत्याशी मिल जाए या बसपा के मतदाता मिल जाए, जब कहते थे बसपा फाइट में है, ये आदमी दूसरा सवाल करता ही नहीं था। तो इनकी रिपोर्ट्स को देख करके तेजस्वी यादव घमंड आ गया, हम तो चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से घमंड आया था, जैसे केजरीवाल घमंड आया था, घमंड हो गया इनको, हम तो जीत रहे हैं। 2-4 लोग और हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाते हैं जहां पर मुसलमान मतदाता हो या जहां पर मतलब पहले से मन बना लिया जाता है ना, क्योंकि अंदर की बात जो है वो तो मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी जर्नलिस्ट हूं, तो वे लोग भी खुद को जर्नलिस्ट क्लेम करते हैं। नाम ले रहा हूं, ये कोई हम बात नहीं कर रहा हूं, फैक्ट यही है। भारतीय जनता पार्टी के पास से लोग नहीं जाते हैं। हाँ, तारीफ करनी पड़ेगी मॉलिटिक्स की, मॉलिटिक्स वाले जाते हैं, मॉलिटिक्स वाले इंटरव्यू करते हैं किसका, जाकर के मनोज तिवारी का और बीजेपी के लोगों का। क्या प्रज्ञा मिश्रा के चैनल पर आपने देखा किसी बीजेपी के नेता का इंटरव्यू?
देखा आपने? नहीं देखा। जेडीयू के किसी बड़े लीडर का इंटरव्यू देखा है आपने? नहीं देखा। लेकिन तेज प्रताप यादव का इंटरव्यू प्रज्ञा मिश्रा ने कर लिया। आप समझिए इस खेल को पूरा एक तरीके से बहुत बड़ा यहां पर गेम खेला जा रहा है। मैं नेक्सस शब्द का उपयोग नहीं करूंगा इनके लिए, क्योंकि ठीक नहीं, उसका मतलब एक गिरोह हो जाता है, लेकिन आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो 2 4 6 यूट्यूबर हैं जो मन बनाकर जाते हैं कि हमको ये चीज़ दिखाना है, सच्चाई नहीं बताते। जैसे एक कहावत है, जैसे रोगी को भावे वैसे वैद्य बतावे वाली कहानी यहाँ पर चल रही है। जो अच्छा लग रहा है तेजस्वी को, जो अच्छा लग रहा है अखिलेश यादव को, जो अच्छा लग रहा है राहुल गांधी को, जो अच्छा लग रहा है प्रियंका गांधी को, जो अच्छा लग रहा है सोनिया गांधी को, दरअसल वैसा ही कंटेंट तैयार करना है। मुसलमानों को जो अच्छा लग रहा है वैसा ही कंटेंट देना है। सच से कोई वास्ता नहीं है। एक चैनल और है, वो हर रोज नरेंद्र मोदी की सरकार गिरवाता है। कोई तथ्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा में हवाबाजी ज़्यादा होती है। और ये जो सारे नेता हैं इनके आसपास तो स्लीपर सेल है ही, और स्लीपर सेल ही इनका सारा खेल खराब कर देते हैं। रवीश कुमार को आप लोग जानते होंगे, वो आदमी किस तरीके से कहता है कि राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं। डायरेक्ट नहीं बोलता, लेकिन इनडायरेक्टली वही कहना चाहता है। मायावती कोई फैसला लेंगी, लगे गलत है या इससे बसपा का नुकसान होगा, तो वहां पर नहीं बोलेगा। जहां पर बसपा का फायदा होगा उस चीज को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके ये पेश करेगा कि मायावती ने जो फैसला लिया है वो गलत फैसला लिया, जबकि मायावती सोच समझकर विचार करके वो फैसला जनता के हित में, पार्टी हित में लेती हैं। जैसे आकाश आनंद को हटाया था मायावती ने। तो समझना पड़ेगा आप लोगों को, सच्चाई यही है। कुल मिलाजुला करके कहा जा सकता है, जब तक स्लीपर सेल के लोगों को ये सारी राजनीतिक पार्टियां नहीं हटाएंगी और नहीं पहचानेंगी, तब तक इनका कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक बसपा को और ओवैसी को ये लोग इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे, तब तक इनका कल्याण नहीं हो सकता। अखिलेश यादव जी के लिए ये बहुत बड़ा संकेत है कि अभी वक्त है, संभल जाइए, सुधर जाइए, मान जाइए, अपने चेलों से बोल दीजिए ओवैसी और मायावती को बी टीम कहना छोड़ दे, वरना अंजाम यही कुछ होगा और सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे।